क्या हाल है आप? बच्चे कम है थोड़े से। सुने, वादे के मुताबिक बहुत अहम क्लास है आज, जैसे कहा था वैसे, ठीक है? चूँकि जुमा है इसलिए खामोश हो जाएं, बात शुरू करें आज। असलम वाला सवाल, बैलेंस शीट टैली कर ली थी घर जाके? हो रही थी टैली? बेटा मैंने कहा था छोड़ो, अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा नहीं है हमने, ठीक है? बाकी अगर दिल को तसल्ली देनी है तो सोशल सिक्योरिटी, वेजेस, वैसे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आंसर टोटल में तो सेम ही आना है ना, तो उसके नंबर आपके काटेगा नहीं, ठीक है? लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ लेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा कि कॉस्ट ऑफ सेल में कब वेजेस जाती हैं, तो फिर हम उधर लिखना चाहेंगे तो लिख भी लिया करेंगे। फिलहाल मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो पढ़ाया नहीं, शायद अभी है भी थोड़ा टाइम उसमें, क्योंकि मेरा इरादा यही है कि आपको सिंगल एंट्री के बाद इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ा दूंगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पढ़ाकर कैश फ्लो पढ़ा के फिर कॉस्ट के चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ेंगे। जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आपका जब दिल किया करेगा आप उसको रखना चाहेंगे तो रख लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में, चाहेंगे तो उसको एक्सपेंसेस में रख लेंगे, पता लग जाएगा ना तब, ठीक है? अच्छा जी चलें, असम वाला सवाल, कितने बच्चों ने नहीं टैली की बैलेंस शीट? वो हाथ खड़ा करें। तारिक खड़े हो जाओ ना जरा, तुम तीनों तो खड़े हो जाओ। क्यों नहीं किया बेटा? क्यों नहीं? बेटा साथ साथ हो जाएं, बैग्स उठा लें, ये साइड्स खाली रखें, सवाल दरमियान दरमियान में ही होगा, मेन सवाल। क्यों नहीं किया टैली? पहली दफा नहीं किया तुमने। तुम दोनों बैठ जाओ, तारिक तुम खड़े रहो। बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, छुट्टियां अब आ ही रही हैं, इतवार सोमवार मंगल, कोई सवाल ऐसा ना हो। कल क्लास है, किसने कहा है? बेटा घर जाओ, सेशन कैलेंडर में क्या है? फिलहाल पढ़ाई करें। मुनीरा वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? पास पेपर 27 मुनीरा, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया जी? बाकियों ने क्यों नहीं किया? दोनों थे ना, दोनों सवाल। क्यों नहीं किया 27? मैंने चेंज किया था सवाल, वो गलती से मैं आपको जो सवाल दे भेजा था वो नहीं करना था। आखिरी सवाल, आखिरी क्लास में जब बुक खोल के वो सवाल देखा तो ओहो ये कहाँ दे दिया, क्योंकि वो भी बात नहीं की थी, उसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स थे असल में। तो वो जब डिस्कशन होगी उसके बाद वो होमवर्क है आपका इंशाल्लाह आने वाले दिनों का, अभी नहीं था, वो रेलेवेंट नहीं था। बैठ जाओ तारिक, बैठ जाओ यार, कर लिया करो यार काम। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह परचेज के ऊपर डिस्काउंट वाली एडजस्टमेंट कल पे चली गई है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहली क्लास टोन सेट कर देती है, जो करना होता है हमने डिसाइड हो जाता है, ठीक है? लेकिन आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करनी है। मैंने आपको बताया था पास पेपर 16 में अशफाक वाले सवाल में वो जो डिस्काउंट की अजीब सी एडजस्टमेंट है वो नॉन रिकरिंग है, पर आपके नोटिस में इसलिए ले आई गई है ताकि आप मुझे वो माफ़ ना करें कभी, जब तक मैं करवा ना दूँ। पता लग गया ना, सवाल ना करवाता आपको पता ही ना लगता, तो वो इंशाल्लाह कल करेंगे। है 5 मिनट की बात, लेकिन मैं जिस तरफ आपको उलझा चुका हूँ ना, मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि वो ज़रा उलझने सुलझ जाएं पहले, ठीक है? आज हम इंशाल्लाह 3-4 सवालों के अंदर अपने इस रूल को डिटरमिन कर लेंगे कि कब हम सिर्फ क्लोजिंग एडजस्ट करते हैं, कब हम क्लोजिंग भी एडजस्ट करते हैं, एंट्री भी करते हैं, कब हम सिर्फ एंट्री करते हैं। ये 3 मुख्तलिफ सिनेरियोज हुआ करते हैं सवालों के अंदर, ठीक है? तो उसके लिए फिर मैं आपको रेफ़र भी करूँगा क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट्स। उसके अंदर हम यूज़ करेंगे आज वाला सवाल जो मैं अभी, कितने बच्चों ने वैसे 27 किया है? वो हाथ खड़ा करें। 27 जिन्होंने किया है, ये जिन्होंने किया हुआ है इनको ख्वाब नहीं आ गया था, मतलब ट्राई करना था यार, सवाल तो मैं करवा ही रहा हूँ सारा वो, ठीक है? लेकिन फ़ायदा इनको ज़्यादा होगा बाकियों की निस्बत। बहरहाल ताहिर वाले क्वेश्चन के अंदर गुडविल का कॉन्सेप्ट आया था, अगेन उधार,
ठीक है। हाँ, इंग्लिश का मसला कोई नहीं, जो मसला भी है वो डिस्कस करना है। उसकी वजह ये है कि ताहिर वाले सवाल में गुडविल की एडजस्टमेंट को डिस्कस करने के बाद मैं पास पेपर 18 बाबर आपको होमवर्क में दूंगा, ये भी बता दूं, ठीक है। उसके अंदर भी मैंने कहा ना कि डिस्कस नहीं करना है। क्या बोला मैंने? डिस्कस नहीं करना। इधर देखो, मैं लिख रहा हूं पेंडिंग फॉर टुमारो, ताकि आप लोग कल छुट्टी करें। और ये नॉन रिकरिंग एडजस्टमेंट एक जो है, कौन सी वाली वाला, पास पेपर नंबर 16, एडजस्टमेंट नंबर क्या था वो? 1, एडजस्टमेंट 1, और क्वेश्चन बैंक 4, ताहिर है ना, ताहिर में गुडविल का कॉन्सेप्ट प्लस और भी इसके अंदर शायद 1-2 एडजस्टमेंट्स दिए। क्रूअल की भी एडजस्टमेंट मजे की थी गालिबन। तो सब कुछ इंशाल्लाह कल जो छुट्टी करेंगे उनको बता रहा हूँ। ये कल पेंडिंग फॉर टुमारो, ठीक है। और जो होमवर्क होगा वो तो डिस्कस करेंगे ही। बहरहाल ये कैरी फॉरवर्ड हो गए। कल का होमवर्क भी अभी लिख दूं, भाई साहब ने होमवर्क भी मिटा दिया है तो मुझे याद नहीं क्या। हाँ, पास पेपर आप 27 करना चाहें तो कर लें दोबारा, वैसे ये तो समझ आ ही जाएगा अब। लेकिन आपका जो कल का होमवर्क है वो पास पेपर नंबर 28 है, दानिश, ठीक है जी, ठीक है। इसलिए ये परचेज वाली एडजस्टमेंट और ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, इसको फिलहाल रहने दो। टाइम एंड पे बचा तो मैं थोड़ी सी बात ताहिर वाले सवाल पे तो कर दूंगा, परचेज वाली एडजस्टमेंट कल करूंगा। आज 27 पे आ जाएं, क्योंकि आज जो बहुत अहम काम है ये मैं जो है वो निबेड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार अप्लाई होता रहेगा, ठीक है। पहले तो आए क्वेश्चन 27 पे, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फिर जहाँ पे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन शुरू होगी वहाँ से फिर कंपैरिजन शुरू कर देंगे। पेज नंबर है जी 343, क्वेश्चन नंबर 27, चैप्टर नंबर 5, लेफ्ट साइड पे शुरू हो रहा है सवाल। और कुछ जी, पुरानी बुक है तो पुत्र पास पेपर 27 बोल रहा हूँ ना, मुनीरा वाला सवाल भी बोल रहा हूँ, ढूंढ लो ना। ओके, अच्छा कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था जरा दोबारा हाथ खड़ा करें। अच्छा ये बच्चे हाथ खड़ा रखें, मैंने सवाल पूछना है। कितने हाथ खड़ा रखें? कितने बच्चे ऐसे हैं, वो हाथ खड़ा रखिएगा, कि जिन्होंने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बना डाला और फिर रिक्वायरमेंट पड़ी? हाथ खड़ा रखें। हैं कुछ हैं माशाल्लाह, देखें प्लीज रिक्वायरमेंट पढ़ा करें। टेस्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कितनों ने बैलेंस शीट बना डाली, तो बच्चों ने कहा जी हमने पहले बैलेंस शीट फॉर्मेट नहीं, रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करें। शायद सिंगल एंट्री में एक ये सवाल है, एक आध और होगा जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट रिक्वायर्ड नहीं है, ये उनमें से एक था, वरना हमेशा होती है। पर एक नजर रिक्वायरमेंट में डाल लेने से मौत क्यों पड़ती है आप लोगों, ठीक है। रिक्वायरमेंट पढ़ें फिर फॉर्मेट। वैसे भी आपको, वैसे मैं क्लास के अंदर ये करवाता हूं कि आप पहले फटाफट फॉर्मेट बनाओ, चलो सवाल पढ़ते हैं, क्योंकि मैं सवाल पढ़ा रहा होता हूं आपको। भाई पेपर की तरतीब ये नहीं है, पेपर की तरतीब में तो आपने सोल्यूशन वाली साइड पे कुछ लिखने से पहले सवाल को 2 दफा पढ़ना है, 2 दफा रिक्वायरमेंट्स मैथ पढ़ के फिर तीसरी बार आप सॉल्व करना है तो आप अपनी अप्रोच पे जाएं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएं, फिर लेजर्स ओपन करें, फिर सवाल शुरू करें, और तीसरी बार पढ़ रहे होंगे सवाल करते करते। तो पहले तो पूरा सवाल 2 दफा पढ़ना है शुरू करने से, नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। पास होना चाहते हैं तो पहले, हम तो 3 दफा पढ़ा करते थे, हमारे उस्ताद कहते थे 3 दफा पढ़े, फाइनल में भी। पहली बार हमने भी सुना तो कहा है 3 दफा पढ़ेंगे तो बचेगा क्या टाइम, लेकिन सवाल प्लान होता है। 3 दफा पढ़ा, सवाल प्लान हो गया, सोल्यूशन में टाइम कम लगा। तो आपको तो डिस्काउंट दिया हुआ है मैंने 2 दफा पे, 2 दफा पढ़ें फिर शुरू करें। ओके, रिक्वायरमेंट पढ़ें। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस इनकर्ड बाय मुनीरा ड्यूरिंग द ईयर 2007 ऑन अकाउंट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन इफ एनी। ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट थी लॉस इनकर्ड बाय मुनीरा ऑन अकाउंट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन इज रुपीज इतने, या पता नहीं कितना होगा, चलो तो देखेंगे ना जब बारी आएगी, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट थी, बस रिक्वायरमेंट खत्म। ये सवाल की रिक्वायरमेंट, बाकी सब वर्किंग्स होनी थी, ये सवाल की रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब सवाल शुरू करते हैं। कहता है
Munira is engaged in trading of garments. She has not maintained proper accounting records. यही तो मुसीबत है इस टॉपिक की, कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं है, सब कुछ हम कर रहे होते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया होता। जो ये छोटे बिजनेसेस के अकाउंट्स हम बनाने जाते हैं, याद है ना मीदा? She had not maintained proper accounting records. She suspects that some of her employees are involved in some sort of misappropriation. Some sort क्लियर भी नहीं किया, वो कैश की भी मिसअप्रोप्रिएशन हो सकती है, स्टॉक की भी हो सकती है, बैंक से नॉर्मली हो नहीं सकती। प्रैक्टिकली तो एक दो बार शायद देखने में भी आ गया हमारे आसपास, लेकिन नॉर्मली बैंक के अंदर ज़रा ये खुर्द बुर्द मुश्किल होती है, थोड़ी मुश्किल होती है। चेक्स हैं, फिर बैंक के कंट्रोल्स हैं, तो मुश्किल हो जाता है ज़रा। तो सबसे ज़्यादा ईजी मिसअप्रोप्रिएशन स्टॉक में हो सकती है, पड़ा है स्टॉक, जैसे गारमेंट्स, एम्प्लॉयज़, जुराब एक निकाली जेब में रखी चले गए, अगले दिन दूसरी उसके साथ की निकाली चले गए, जोड़ा पूरा हो गया अगले दिन। अब आप सोचते हैं चलो जी आप शर्ट कर लें या फिर पैंट कर लें या फिर सारा यूनिफॉर्म पूरा हो गया, तो स्टॉक बिल्कुल हो सकता है मिसअप्रोप्रिएट। कैश को कैशियर कर सकता है मिसअप्रोप्रिएट इजीली। आने वाले दिनों में ये जो आप बुध को आएंगे इंशाल्लाह, तो खुशी खुशी अल्लाह ने चाहा तो जब आप बुध को आएंगे तो उस दिन जो सवाल करेंगे, उस सवाल के अंदर हम डेटर्स और क्रेडिटर्स में भी मिसअप्रोप्रिएशन को देखेंगे। वो कैसे हो सकती है फेक इनवॉइस पे सेल कर दो। क्रेडिटर को अपना सेल रिटर्न किए हमने, परचेज रिटर्न किए हमने, और कैश पे परचेजेस की हुई थी, उन्होंने पैसे वापस किए, कैशियर ने जेब में डाल ली। तो इस किस्म की मिसअप्रोप्रिएशन उनमें भी हो सकती है। लेकिन नॉर्मली ये कैश और स्टॉक होता है, और इन सम सर्कमस्टांसेस वो मैं कंफर्मेशन का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह सिखाऊंगा आपको जब बुध को डेटर क्रेडिटर कंफर्मेशंस होती हैं, उससे फिर ये बात बताऊंगा कि कभी कभी डेटर क्रेडिटर में भी गड़बड़ हो जाती है, पर कभी कभी, ठीक है। तो बहरहाल हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी, रिक्वायरमेंट लिखी, उसके बाद हमारी तरतीब वही है, जिन जिन के ओपनिंग क्लोजिंग होंगे उनके लेजर्स ओपन कर लेंगे, ठीक है, ओके। वो कहते हैं जी इसको शक है, अब शक को तो हम पक में बदलेंगे ना। अगर कैश होगा तो सारे क्वेश्चन मार्क्स को कहीं ना कहीं से लेकर आएंगे, चेक करेंगे। इन्वेंट्री होगा, सारे क्वेश्चन मार्क्स को कहीं ना कहीं से लेकर आएंगे और चेक करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन कौन से लेजर्स अवेलेबल हैं। The list of creditors, debtors and stock prepared by her show the following balances, और 3 balances given हैं only। तो 3 ही अकाउंट्स बनेंगे हमारे ओनली। नंबर 1 डेटर्स। चलो अब वो आपके दिमाग में एक मैप भी तो बनाया हुआ ना मैंने, कोई नहीं जवाब आया, ओ दोस्त ने कहा फिर वापस, तो वो मैं छेड़ नहीं रहा वो मैप, बाकी कोई मसला नहीं है, तरतीब को ज़रूरी नहीं होती। डेबिटर्स, उसके बाद इन्वेंटोराई, स्टॉक लिखा हुआ था, चलो खैर एक ही बात है, और उसके बाद क्रेडिटर्स, ओके। ये 3 दोस्त मौजूद हैं आज भी सवाल में। मैंने कहा था 5 के गिर्द घूमती है ये सारी सिंगल एंट्री, उनमें से भी 3 है, ये 3 दोस्त तो फिर भी हमारे पास हैं आज, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग इनके गिवन है, लिखवा दो। डेटर का ओपनिंग कितना है, 1000 में है सवाल, 1000 में बताना। 2000 ध्यान से देखो, पहले डेटर्स बोल दिए, चलो तरतीब से चल लेते, चलो अब हो गया जो होना था। कैरी डाउन 3600, उसके बाद है स्टॉक ओपनिंग 12,500, क्लोजिंग 8,500, उसके बाद क्रेडिटर्स ओपनिंग 8,000 और क्लोजिंग 95,000। ये लें, और 95, यही है जो हर बार गलत फिगर्स बताता है, ओके। बस ये 3 ही लेजर्स आज तो गिवन है, आज तो दुनिया ही सारी यही है। आगे कहता है हाय दुखी हुए पड़े सारे, रिजल्ट नजदीक आ गया, हाय
कोई बात थोड़ी सी ऐसे आसपास से गुजरते कोई बात कर रहे हैं, ऐसे छेड़ने के लिए आजकल तो आसपास के लोग रिजल्ट घर वाले पूछते हैं, खासतौर पे बड़ा भाई हो, तौबा हाँ भी कब आ रहा है रिजल्ट? बताया तो था आपको, बुध को आना है, मंगल को आना है, शाम तक फिर कब आ रहा है रिजल्ट? मेरा तो एक ही बड़ा भाई है भाई, मेरे साथ तो ऐसे ही होता था। वो कम से कम रिजल्ट से पहले कुछ दिन जब गुजर रह जाते थे तो वो दिन में 2-3 बार पूछ लेते थे, तंग करने के लिए, पता तो होता है। कि मैं याद करवाता रहता हूँ, मैं ये याद करवाता हूँ कि वैसे थोड़ा एक्साइटेड है ना इस वक्त, पास होंगे इंशाल्लाह, है ना, इंशाल्लाह पास होंगे। ओके, उसका तो मुझे नहीं पता, इसमें फेल हुए तो मैंने टांगे तोड़ देनी, ठीक है ना। ओके, तो टांगे बचाने के लिए कल भी आइएगा जी। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, बातें बंद अब। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। सेल्स टू स्टाफ ऑन, लो जी आज कैश सेल्स भी हैं, मुबारक हो बरकत के लिए, कैश सेल्स भी हैं, जिक्र आ गया तो कैश सेल्स हैं, क्रेडिट तो हैं ही हैं। ये कैसे कह लिया मैंने, जब डेटर्स मौजूद हैं तो क्रेडिट सेल्स तो है ना, पक्की बात है। चलो ठीक है। डिस्काउंट अलाउड ऑन अर्ली पेमेंट्स, दिस इज डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, बोलो। कैश रिसीव फ्रॉम, कैश पेड टू, ये कैश कैश कर रहा है मतलब बैंक तो कहीं नहीं है। चलो ऐसे ही आपको डबल एंट्री नजर आ जाए तो मैं कैश का लेजर ओपन कर लेता हूं, वैसे इसका ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है तो शायद एंड पे ये बेचारा ऐसे ही बस फारे ही पड़ा हो, ऐसे ना ओपनिंग ना क्लोजिंग ना सार ना पैर, हम कहेंगे ऐसे ही है। लेकिन मैं चाह रहा हूं आपको डबल एंट्री नजर आती रहे। नहीं है रिक्वायर्ड इनकम स्टेटमेंट, लेकिन मैं लिख रहा हूं आपके लिए, पर पेपर में नहीं लिखनी, ताकि अगर कोई डबल एंट्री आ जाए तो मैं आपकी वो डबल एंट्री जो आपने दिमाग में करनी है पेपर में, तो मैं आपको जरा बोर्ड पे दिखा दूं, ठीक है। कोई लॉस की एंट्री आए तो हम यहाँ पर एंट्री कर लें, कोई एक्सपेंस आए तो मैं आपको सर यहाँ पे प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। लेस, ये लेस है, अच्छा, लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी एड OI लेस एक्सप, ओके। उसके बाद ऐसे ही साथ बरकत के लिए बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। वो हो सकता है ना कोई चीज वैसे मुझे प्रेजेंट करनी पड़ जाए, हो सकता है बिल्कुल भी ना करनी पड़े। कैपिटल एंड लायब्स, उसके बाद एसेट्स, ठीक है ना। ये वैसे ही बना दी मैं, कोई जरूरत नहीं है इनकी, बार बार कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है इनकी, ये ऐसे कर लेंगे, ठीक है जी। तो रिक्वायरमेंट सिर्फ ऊपर वाला डिब्बा है, ये नीचे वाला नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, प्लीज आपने बनाना भी नहीं है इसको, ठीक है, बस समझना है। चले, कैश इसलिए बना लिया कि उसने कैश 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 2-3 बार बोला, मैंने कहा चलो कैश की डबल एंट्री नजर आती रहेगी, हालांकि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था, बना लिया फिर। ओके, उसके बाद अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन में पॉइंट 1 और 2 के अंदर मार्कअप मार्जिन गिवन है, प्रॉफिट रेशियोज हैं, और पॉइंट 3 है हमारे काम का पॉइंट, जिससे आज हम ये सवाल पास पेपर 9 और पास पेपर 36 जो आपको टेस्ट में दिया था निज़ाम, वो भी डिस्कस होगा। इससे हम वो रूल डेवलप कर लेंगे कि कब सिर्फ क्लोजिंग एडजस्ट करना है, कब क्लोजिंग भी एडजस्ट करना है, एंट्री भी करनी है, कब सिर्फ एंट्री करनी है। और रेफरेंस के तौर पे 3-4 सवाल के एडजस्टमेंट्स रेफर कर दूंगा जो अभी पढ़े हुए हैं। फिर आने वाले दिनों में जब ये इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट लगा करेगा तो मैं कहूँगा याद है वो जिस दिन तुमने छुट्टी कर ली थी, कुछ बच्चों ने जो की हुई, वो यूं करके बैठे होंगे, मैं कहूँगा याद है वो, एंट्री करेंगे, आप कहेंगे हाँ सिर्फ एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे फिर हम रेफर मजीद भी करते जाएंगे एडजस्टमेंट्स को इन 3 रूल्स पे, ठीक है, सही है ना। क्योंकि जब तक हम क्रॉस रेफर ना कर सकें अपने पढ़े हुए को तो फायदा नहीं है। ये सवाल टू सवाल तो नहीं चलना ना, सवाल याद नहीं करने होते, कॉन्सेप्ट्स लेने होते हैं, कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से नया सवाल बनता है पेपर के अंदर, वो करना आना चाहिए, ठीक है। ओके, सवाल शुरू करते हैं, अब साथ साथ पढ़ते जाएंगे ये जी। ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिए। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। सेल्स टू स्टाफ ऑन कैश बेसिस, एंट्री क्या होगी इसकी, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट,
हालांकि ये दोनों शायद यूज ना हो, पर मैं कह रहा हूं अगर आपकी एंट्री ना टूटे जो आप अभी तक कर रहे थे, ठीक है जी। हालांकि इसका कोई ओपनिंग नहीं था, कोई क्लोजिंग नहीं था, इस अकाउंट का तो सर पैर ही नहीं है, ये मैं कह रहा हूं आपको जरा डबल एंट्री नजर आती रहे। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड ऑन अर्ली पेमेंट्स, ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, एंट्री क्या होती है? डिस्क ऑल डेबिट, कितने से? 300, ये डिस्काउंट। अगर प्रोविजन होती तो वहां पे फेंकते, नहीं है प्रोविजन का लेजर तो डायरेक्ट, जैसे बैड डेट प्रोविजन हो तो बैड डेट की एंट्री वहां करते हैं, तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर्स कितने से? 360। इंट्रो में ये डिस्काउंट्स पढ़े थे, कितने बच्चों को याद है? थोड़ी सी एग्जांपल से ये बात दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, तेजी से जरा देखिएगा। हम खरीदते हैं पहले, फिर बेचने वाली चीज वैसे ही साथ ही रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। हमने एक आइटम खरीदा, उसकी परचेज प्राइस थी 100 रुपये, ठीक है। अभी पिछली क्लास के अंदर ये एग्जाम्पल जो है वो वजूद में आई थी। हमने एक चीज खरीदी 100 रुपए की, ठीक है। खरीदने गए, उसके ऊपर टैग लगा हुआ था 100 रुपए का। हमने कहा यार इतने पुराने तुम्हारे कस्टमर हैं, कोई डिस्काउंट शिस्काउंट, कोई डिस्काउंट शिस्काउंट? हमने कहा जी 10% डिस्काउंट दिया आपको। तो हमने लेस किया डिस्काउंट को 100 इंटू 10% एंड द आंसर इज 10। अब कितने का हमें ये आइटम पड़ा? अच्छा, ये फिक्स एसेट भी हो सकता था, उसकी एंट्री फिक्स एसेट डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट हो जाती है, और अगर गुड्स हैं तो परचेज डेबिट क्रेडिटर या कैश क्रेडिट हो जाती है, ठीक है ना। बस कोई भी चीज खरीदी है उसको छोड़े, गुड्स ही कर लेते हैं, यहाँ पे गुड्स के चूंकि चल रहा है मामला तो गुड्स ही कर लेते हैं। अब हमारी किताबों में 100 से एंट्री शुरू होगी या 90 से? 100 वाला कौन है? 100 वाला कौन है? क्या एंट्री करोगे मेरे चांद? इंट्रो पढ़ के आए हो ना, क्या एंट्री करोगे? नहीं, क्या परचेज डेबिट 100 से कर लें ना बेटा ना। ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। कौन सा? आपने कहा डिस्काउंट आया है तो ये शायद यही वाला डिस्काउंट पढ़ाने लगा है ना भाई ना, मैं बात शुरू से लेकर चल रहा हूं, दोनों तरह के डिस्काउंट पढ़ ले। ट्रेड डिस्काउंट की हमारी किताबों में कोई एंट्री नहीं हुआ करती, अगर आपको याद हो तो नहीं हुआ करती थी एंट्री। हमारी कहानी ही 90 से शुरू होती थी। इस 90 की एंट्री हुआ करती थी परचेजेस डेबिट, और उधार कर लो ताकि दूसरी एंट्री भी समझा लो। परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट 90। हमारी कहानी यहां से शुरू हुआ, ठीक है जी। और अगर आप परपेचुअल सिस्टम पे चल रहे हैं तो यही परचेजेस की बजाय इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं है एंट्री के अंदर, ठीक है। हमारी कहानी शुरू हुई 90 से, ठीक है। अब हमने ये 90 रुपए देने थे, अब वो रोज फोन करता है यार पैसे दे दो, यार अच्छा देते हैं, नहीं है पैसे, नहीं है पैसे। देखा, अगर पैसे जल्दी दोगे ना 5 रुपए और माफ कर दूंगा। है 5 रुपए आ रहे हैं लेकर, कितने पैसे लेकर निकलोगे? यानी अपने जेब से कितने पैसे निकालोगे? दराज से कितने पैसे निकालोगे? कैश कितने से क्रेडिट? 85 से। अब ये लेकर जाएंगे उसके टेबल पे 85 रखेंगे और कहेंगे भाई तुमने कहा था जो तुम्हारा मुझसे 90 रुपए लेने का हक है वो तुम 85 पर ही राजी हो रहे हो। ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। हमने कहा अच्छा फिर खत्म करो ना इस लायबिलिटी को। ने कहा ये लो 90। अब हमारी जो है वो एंट्री जो है वो बराबर ही नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, ठीक है। इस एंट्री को तोड़ के भी किया जाता था, यानी अगर हम इसी एंट्री को तोड़ के करना चाहें तो हम यूं भी कह सकते हैं, हम एंट्री करते जी क्रेडिटर डेबिट, पहले कैश क्रेडिट कर लो, कैश क्रेडिट कितने से? 85 से, और फिर दूसरी एंट्री कर लो क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट कैश क्रेडिट सॉरी क्रेडिटर डेबिट 5 से, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट 5 से। ये एंट्री आप तोड़ के कर लें या कंसोलिडेट कर लें फर्क तो नहीं है ना।
ये क्या है? पेमेंट है, ये पेमेंट है, ये क्या है? डिस्काउंट रेशियो। तो हमने डिस्काउंट की एंट्री पास की। ये कौन सा डिस्काउंट है? ये कौन सा डिस्काउंट है? दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट। और इस कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री ये होती है। यानी हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं करते, कैश डिस्काउंट की एंट्री पास या अलग से कर लें, इकट्ठी कर लें, बात एक ही है। ठीक है, ये बात समझ आई? ऐसे ही ये बात डेटर पे अप्लाई कर दे, यानी सेल की तरफ आ जाए। अभी आपने चीज खरीदी थी, आप बेच लें। आपने एक चीज पे प्राइस टैग लगाया हुआ था 100 में, डाटा भी नहीं बदल रहा, प्राइस टैग लगाया हुआ था, ये सिर्फ ये डाटा क्योंकि जबानी करना है, प्राइस टैग लगाया हुआ था 100। आपके पास एक कस्टमर आया, रेगुलर कस्टमर है, उसने कहा भाई मुझे भी 100। देखा नहीं नहीं, तुम्हें 10% डिस्काउंट है। तो आपकी किताबों में भी कोई एंट्री नहीं होगी ट्रेड डिस्काउंट की। ये कुछ बच्चों के ज़हन में कंफ्यूजन होता है कि बेचने वाले को तो ना भाई ना, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, बस नुकसान पे कोई भी नहीं बेचता। आपने खरीदी चीज 80 की ही होगी मिसाल के तौर पे, आप हर एक को 100 की बेच रहे थे, उसे आपने कहा चल तुझे 90 की बेची, तो आपने अपना 10 का प्रॉफिट कम किया है, तो वो कैसे एंट्री होगी? ऊपर आप 90 रखोगे, कॉस्ट 80 आएगी, 10 का प्रॉफिट आ गया। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री सेलर की किताबों में भी नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अकाउंटिंग में नहीं होती, क्योंकि अकाउंटिंग कहां से शुरू हो रही है? 90 से। हम एंट्री करेंगे बीइंग सेलर, हम एंट्री क्या करेंगे? उधार पे बेची, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 90। भाई डेटर तो 90 से डेबिट कर सकते हैं ना, क्या हम कहेंगे तुम 100 दे दो ना? वो गया, वो कैसे? ये समझ आ रही है बात? परचेज वाली बात तो फिर समझ आती है, सेल में कंफ्यूज होते हैं। देखें, आप चीज बेचा करते थे 100 की, 80 का आपका वो खरीद कीमत खरीद थी, आपको प्रॉफिट आता था 20 का। आपने एक चीज बेची 90 की, तो आपका प्रॉफिट कितना रह गया? तो अगर जो लॉस है भी, ये इसको चार्ज होना है, ये हो गया है, लॉस नहीं है, प्रॉफिट की कमी है। डिस्काउंट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो नुकसान ही कर लें। वो अलग बात है, कहीं चीज बिल्कुल टूट फूट जाए तो वो इस काबिल ना रहे कि वो कॉस्ट पर भी बिक सके, तो उस पर नुकसान आता है, वरना नॉर्मली ऐसा नहीं होता। डिस्काउंट दे रहे होता है तो वो बंदा अपने आप को नुकसान नहीं दे रहा होता, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा सा कम। ठीक है, तो कहानी सेलर के केस में भी शुरू कहां से होगी? 90 से। एंट्री करेंगे डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 90। फिर हम अब फोन कर रहे हैं, भाई पैसे दे जा, पैसे दे जा। वो क्या कह रहा है? आता हूं, नहीं है, करते हैं कुछ दिन। फिर हमने उसको लालच दिया, अगर जल्दी आओगे 5 रुपए माफ। अब उसने दौड़ लगाई, अब वो घर से कितने पैसे लेके निकलेगा? 85। हमें लाकर कैश कितना पकड़ाएगा? 85। तो 85 से कैश डेबिट, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? 90 वाला डेटर खत्म, डेटर 90 से क्रेडिट। तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे पड़ी। अगर तोड़ के करो तो अज्यूमिंग दूसरी तरफ सोच लेते हैं। डेटर डेबिट, मैंने कहा जबानी क्या, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब ये ना कहना दूसरी एंट्री, वो दूसरी एंट्री मुझे पता है होती है, ठीक है ना, बस छोड़ो उस बात को। फिलहाल सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट, ये सिंगल एंट्री से हट के समझा रहा हूँ, जरा रिवाइज करवा रहा हूँ जी। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 90 से, और जब वो पैसे नहीं देने आ रहा तो हमने लालच दी 85 ही ले आओ, तो वो 85 लेके आया। 5 हमने क्या किया? उसको डिस्काउंट अलाउ किया, और ये एक एक्सपेंस है, और डेटर क्रेडिट हो गया 90 से। अब अगर तोड़ के, अब मैं नहीं लिख रहा, तोड़ के करना चाहो तो क्या एंट्री हुई है? कैश 85 से डेबिट, डेटर 85 से क्रेडिट, जो बाकी 5 रह गया उसकी एंट्री क्या है? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर। तो ये 5 की एंट्री हम कर रहे हैं। ये 5 कौन सा डिस्काउंट है? कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट। और जिसकी एंट्री नहीं की हमने, वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट हमारी किताबों में आने से पहले की कहानी होती है। हमारी किताबों में कहानी शुरू ही कहां से हो रही है? 90 से। ओके, सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। यही कह रहा हूं, कल सवारी लब्बे ना लब्बे, हमारी स्पीड होगी 190। इसलिए छुट्टी ना करना, नुकसान के जिम्मेदार खुद होगे। ओके जी, हाँ सुनो, ये कल देखोगे भी सही, आज सुनोगे कल देखोगे।
ठीक है, ओके। बस वापस आओ सवाल पे। हाँ जी, क्या कहता है? डिस्काउंट अलाउड ऑन अर्ली पेमेंट, कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट, पेमेंट पे, रिसीट पे डिस्काउंट, ठीक है ना? तो डिस्काउंट अलाउड, हमने अलाउ किया ऑन डेबिट, डेबिटर, क्रेडिट, ठीक है? हैं? बंद कर दे, चलाना है? बंद करना है? बंद है, चलाना है? मौसम में गर्मी है यार, एक एसी चलवा दो यार। है चेक किया? आ गया मेरा ऐसा कुछ स्टूडेंट, लास्ट टाइम FR1 में होता था। कौन है इस दफा? कौन है? मैं कुछ नहीं कहूँगा, बता तो दो। हाँ, होना चाहिए ऐसा बच्चा, हम खुद ऑपरेट करते होते हैं इस तरह से। मेरा एक स्टूडेंट था, अभी तो वो FR2 में, ठीक है? FR1 की क्लास में होता था, तो जब जरूरत पड़ती थी, यार चलाएं जरा, यार बंद करिए, लेकिन एक ही होना चाहिए, ओके? ये ना एक चला रहा हो दूसरा बंद कर रहा हो। तो अब ये ऑफिशियली हो गया हमारा ये स्टूडेंट, हाथ खड़ा कर दे। हाँ बस यही है, ठीक है ना? लेकिन आपने मुझे ही कहना, ये ना हो बाद में भाई ऐसी चलाएं, भाई ऐसी बंद कर दी, नहीं, ओके? अच्छा जी, ये थोड़ी देर बाद ना हम बंद भी करवा देंगे, बच्चों को ठंड लगी, ओके? मोबाइल लाना जरूर जी। समझ आ गई बात की? ओके, डिस्काउंट अलाउड ऑन अर्ली पेमेंट्स, क्लियर? नेक्स्ट क्या है? चलो फटाफट करो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, एंट्री बोलें। कैश डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, कैश डेटर्स। बच्चा डर के बता ही नहीं रहा था, पता नहीं सर क्या कहेंगे, मुझे तो चाहिए था ऐसा बच्चा जी। ओके, नेक्स्ट क्या है? पेड टू सप्लायर इन कैश, एंट्री बोलो। क्रेडिटर डेबिट 12,700, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट 12,700। इसलिए कैश का अकाउंट बना दिया था कि आपकी है ना कहीं पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, वही डबल एंट्री हो रही है। आगे ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड, एंट्री बोले। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम, इनकम, इनकम हैं। अच्छा, ये इस बोर्ड से बाहर है भाई साहब, कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, यानी अकाउंटिंग से पहले की कहानी है। तो इसके आगे लिख लें ट्रेड डिस्काउंट, जहां लिखा हो आगे लिखें ब्रैकेट में नो एंट्री। तो 400 की नो एंट्री। समझ नहीं आई इसको? चेक किया, समझा लिया मैंने अपने अल्फाज में। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैड डेट्स रिटन ऑफ। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट डेटर, प्रोविजन का लेजर है नहीं, डायरेक्ट कर लें। बैड डेबिट एक्सपेंस यानी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ ही लिखते हैं हम जरा, ताकि FR2 में ये बातें काम आए आपके जी। 200 से चलो यार एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट 200। ओके, हाँ जी, उसके बाद कहानी खत्म हो गई है। क्लोजिंग एडजस्ट करें, क्लोजिंग एडजस्ट करें। क्यों? कल मैंने एक जुमला लिखवाया था आपको कि इंक्लूडेड का लफ्ज लिखा हो तो एंट्री भी करेंगे और क्लोजिंग एडजस्ट भी करेंगे। कल था या परसों था, जब भी था, ठीक है? और जुमला पूरा कैसे हो रहा है? वो ऐसे पूरा हो रहा है। और अगर इंक्लूडेड का लफ्ज ना हो तो सिर्फ एंट्री करेंगे, क्लोजिंग को एडजस्ट नहीं करेंगे। रूल्स मैं लिखवाता ही हूँ बहरहाल, ठीक है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर। पॉइंट 1 और 2 को तो ना ही छेड़ो ना फिलहाल, इसको एंड में देखते हैं। इसमें मार्कअप मार्जिन है, मेरा इस वक्त दिल है पॉइंट 3 पढ़ के और वो रूल डेवलप कर लें जरा, उसके बाद फिर रह जाएगा ये सवाल के अंदर पॉइंट 1 और 2 वो करके भी फारिग, ठीक है? द लिस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट 31 दिसंबर इंक्लूड्स। ये एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले एग्जाम्पल देखो। ये वाला एरिया फिर सवाल के अंदर यूज हो रहा है। ये सवाल से हट के जरा छोटी सी एग्जाम्पल समझो। आपको आपने कहा
जाकर जी ज़रा अपना स्टॉक तो बता दें, जहाँ पे आप ये अकाउंट्स बनाने जाते हैं जिधर नॉट प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड होता है मामला, तो वहाँ पे स्टॉक के क्या लेजर बना हुआ होता है या परचेजेस का लेजर होता है? कख नहीं होता। वो कहते हैं जी दुकान बंद होने लगेगी, उस टाइम पे आइएगा, सब मिलके गिनती कर लेंगे। गिनती कर लेंगे का मतलब हमारे पास एक लिस्ट बनेगी स्टॉक। ऐसे थोड़े ये गिनती करके उंगलियों पे गिन के रखते हैं, वो इतनी सारी चीजें होती हैं, वो तो मिक्स हो जाए। तो एक सवा उठाया सबने और गिनती करना शुरू की। ठीक है, लिखा हुआ था वहां पे जी हमारे पास कोट्स पड़े हैं। ठीक है, अगर आप कैंटीन वाले हैं तो समोसे पड़े हैं, जूस पड़े हैं। ठीक है, लेकिन ये चूंकि गारमेंट्स है तो ठीक है, कोट्स पड़े हैं, लेट से जी कहते हैं जी 100 कोट पड़े हैं। ठीक है, उनका कोई ना कोई रेट होगा, कुछ भी हो सकता है रेट तो। ठीक है, बट ठीक है, ऐसे ही आपके पास शर्ट्स होंगी, सॉक्स होंगी और ये डॉट्स होंगे। ठीक है जी, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे ही लिस्ट बनेगी और एंड पे टोटल किया जाएगा। ठीक है जी, और वो टोटल 8500 होगा। 85 लाख का स्टॉक पड़ा आपके पास। ठीक है, ओके। अब लिस्ट है क्लोजिंग स्टॉक की जो 8500 का टोटल देखे ना, हमें लेजर नहीं मिला था, हमने ये कहा ये बैलेंसेस लिए कहाँ से? तो अपनी क्लोजिंग बताया हुआ आपको। जैसे अभी क्रेडिटर के लिए भी मैं रजिस्टर बनाऊंगा, वो भी ऐसा ही बनेगा उसका क्लोजिंग। तो हम ओपनिंग क्लोजिंग उठाते हैं और उनको लिख देते हैं और बैलेंसिंग फिगर्स निकाल रहे होते हैं। ओके, ये तो होगी ना ओरिजिनल एग्जाम्पल। मैं जरा अब एक बात समझाने लगा हूं इससे हटकर। मैं कहता हूं जी आपके पास स्टॉक जो है वो स्टॉक का अकाउंट हमारे पास तो है ना ऑलरेडी। मैं जरा इन्वेंट्री और स्टॉक इस तरह लिख दूं ताकि वो मिक्स ना हो उसके साथ। मैंने कहा जी ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा है 20, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा है 50। ठीक है, परचेजेस की फिगर जो हमारी क्रेडिटर के लेजर से निकला करती है, ठीक है जी, वो भी निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे ओपनिंग था हमारे पास 10, हमने कैश पे किया 500। ठीक है, जाने दो। ठीक है, और क्लोजिंग हमारे पास है 15। ठीक है, अब परचेजेस की फिगर जो बैलेंसिंग निकला करती है वो जरा निकालो इस डाटा की। परचेजेस बैलेंसिंग कितनी? 505। ठीक है, 505 है। ठीक है, हम इसको लिख दिया करते हैं काट के स्टॉक या इन्वेंट्री, और ये स्टॉक या इन्वेंट्री यहां पे चला जाता है 505। ठीक है जी, क्रेडिटर्स। ठीक है, अब मामला कुछ इस तरह से है कि हमारे पास क्रेडिटर्स की भी डिटेल कहाँ से आया करती है? एक रजिस्टर बना होता है, उस रजिस्टर में ऐसे ही लिखा होता है हमने कोट उधार पे खरीदे थे, बेटा प्लीज कोट वाले के पैसे। ठीक है जी, ऐसे ही शर्ट्स वालों के पैसे, सॉक्स वालों के, एंड इन टोटल ये रजिस्टर का टोटल उठाकर ही हम लिखा करते हैं। अपने सवाल वाला डाटा लिखो कितना? 9500। ये फिर यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे ना। मैं जरा वैसे एक बात छोटी सी समझाने के लिए ये अलग लिखा। ठीक है, अच्छा आप तवज्जो कीजिए प्लीज सब। हमें पता चला कि क्रेडिटर्स के जो क्लोजिंग 15 पड़े हैं, ये ऐसी लिस्ट बनी होगी ना जिससे क्लोजिंग 15 आए होंगे। ये मैंने सवाल वाला डाटा लिखा हुआ ओरिजिनल। ठीक है ना, ये अलग से एग्जाम्पल ली, सिर्फ प्लस माइनस समझाकर आगे निकल जाएंगे। मुझे बताया गया, हमें पता चला कि ये जो क्रेडिटर्स के 15 टोटल आ रहा है ना, जो लिस्ट से निकला है, जो रजिस्टर से निकला है, इसमें एक बिल था। वो बिल की टोटल कीमत तो थी 5 रुपए, गलती से उसको हमने लिख दिया 2 रुपए। बात समझिएगा, क्लोजिंग में एक बिल है जो 2 पे पड़ा है। कितने पे पड़ा है? 15 में एक बिल है जो 2 पे पड़ा है और गलत है, निकाल दो। और
सही कितना है 5, सही सही पे रिकॉर्ड कर लो। तो क्लोजिंग कितना हो गया, कितना हो गया 18 हो गया। अब देखो मैंने सिर्फ क्लोजिंग एडजस्ट किया, जैसे ही ये क्लोजिंग एडजस्ट किया ये बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगी, ये तो हम बैलेंसिंग ही निकालते थे ना, बैलेंसिंग कितना हो गया 500। देखो परचेज खुद ब खुद सही हो गई है। क्या मैंने इसकी कोई एंट्री पास की, सिर्फ क्लोजिंग को क्यों एडजस्ट किया। देखें कोई एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है। ये ना कहा करो उसने एंट्री पास कर दी होगी, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, खुदा का नाम लो, एंट्री कहां से पास होती है सिंगल एंट्री में, उन्होंने कुछ नहीं किया होता। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, हम ट्रांजैक्शन को देख के बोलेंगे क्या इसकी एंट्री चाहिए, भाई इसकी कोई एंट्री नहीं चाहिए। बैड डेट की एंट्री होती है, क्लोजिंग में एक बिल गलत हो गया तो उस बिल की गलती की उसने कोई एंट्री नहीं, हमने तो क्लोजिंग उठा के लिखे हैं यहां पे, और हम परचेज बैलेंसिंग निकालते हैं। तो क्या करें, बस उस बिल के क्लोजिंग को सही करो। अब आप क्या कहना चाह रहे थे, जो परचेजेस हैं उनमें 3 रुपए कम है, यही कहना चाह रहे थे ना। आपने सिर्फ क्लोजिंग में 3 रुपए बढ़ाए, ये खुद बहुत परचेज बढ़ी, ये निकल ही क्या रही थी, बैलेंसिंग। बात समझिएगा, किसी को बढ़ाते हैं आगे, यहां पर अलग से देखते हैं, ठीक है। ये तो 508 आएगा ही। अब उसने ये कहा असल में ना ये जो 2 वाली इनवॉइस 5 वाली 2 पे रिकॉर्डेड थी ना, ये उधार पे भी थी, स्टॉक में भी यही रिकॉर्डेड है। अच्छा, यानी कि जो क्लोजिंग में 50 पड़ा है इसमें भी वो इनवॉइस 2 पे शामिल है, चाहिए किस पे। अच्छा आप इसको छुपा लो, आप जरा वैसे कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग निकालो जल्दी से। कॉस्ट ऑफ सेल ये रेड वाली एडजस्टमेंट भी नहीं लगी मैंने, 50 ही पड़ा हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग निकालो जरा, 470। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा एक एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है, ऐसे ही है ना। एक एक्सपेंस 3 रुपए से कम है, परचेज रिकॉर्ड नहीं ना की 3 रुपए से, तो समझो तो फिर वो अगर कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी तो कम है ना। हमने कहा सिर्फ क्लोजिंग को एडजस्ट करते हैं, कितना बना क्लोजिंग, कितना बना 50। अब जब ये बैलेंसिंग निकलेगा तो ये कितना होगा 470। देख लें देख लें, अच्छा ये 8 उधर से भी आ गए, चलें ठीक है 470। बहरहाल एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हुई, कोई एंट्री पास किया हमने, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई या कम हो गई, परचेज बढ़ गई या कम हो गई, किया क्या, सिर्फ क्लोजिंग को एडजस्ट किया क्या, सिर्फ क्लोजिंग को। उसकी वजह उसूल क्या है, एंट्री रिक्वायर्ड ही नहीं थे, ये कोई बैड डेट, ये कोई डिस्काउंट अलाउड, ये कोई इन्वेंट्री का एबनॉर्मल लॉस तो था नहीं कि जिसकी एंट्री भी दरअसल करनी चाहिए। हमने देखा था सवाल के अंदर इन्वेंट्री का एबनॉर्मल लॉस हुआ, ये टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चला गया हूं, इन्वेंट्री का एबनॉर्मल लॉस हुआ, हमने एंट्री भी पास की, क्लोजिंग को एडजस्ट भी किया, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होती है। बात समझिएगा तवज्जो से। हमने पास पेपर 9 मंसूर, हमने बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री भी पास की, क्लोजिंग को एडजस्ट भी किया, क्योंकि बैड डेट की एंट्री होती है, ठीक है। हमने कोई एंट्री पास नहीं की, क्लोजिंग को एडजस्ट किया, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यहां एंट्री रिक्वायर्ड ही नहीं थी। हमने कोई एंट्री पास नहीं की, सिर्फ क्लोजिंग एडजस्ट किया, यहां पे एंट्री रिक्वायर्ड ही नहीं थी। तो भाई इंक्लूडेड का वर्ड लिखे होने से दीवानावार एंट्री ना सोचने लग जाना कि हमने गलत एंट्री की होगी फिर सही करते हैं, एंट्री रिवर्स ना कर लें, उसने परचेज गलत रिकॉर्ड की हो, खुदा का नाम लो, परचेज किसने रिकॉर्ड की है, आपने क्लोजिंग ओपनिंग उठाए और बैलेंसिंग परचेज निकाल रहे हैं, आप सिर्फ क्लोजिंग को सही करें, बैलेंसिंग परचेज सही आ जाएगी। बात समझे हो। तो चलो जरा इसको अप्लाई कर लें, फिर मैं उसूल लिखवाता हूं। ये तो थी एग्जांपल जरा बताने के लिए कि प्लस माइनस करने से क्लोजिंग को ही फर्क सही हो जाता है। अब देखो अपनी एडजस्टमेंट को पढ़ते हो, कहता है लिस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स एट 31 नंबर 17 इंक्लूड्स 4 आइटम्स, इसमें शामिल हैं 4 आइटम्स, ठीक है, एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 470। इनकी टोटल कॉस्ट दी है 470। आगे कहता है देयर वॉज अ कैलकुलेशन कास्टिंग एरर ऑन द इनवॉइस रेज्ड बाय द
सप्लायर, अंडरलाइन करें, रेज्ड बाय द सप्लायर। सप्लायर ने जो इनवॉइस रेज की उसी पे गलती होगी उससे। अब इनवॉइस ही गलत अमाउंट की बन के आई है ना, अब बोलो देयर वाज एन एरर ऑन द इनवॉइस रेज्ड बाय द सप्लायर एंड द टोटल हैज बीन इरोनियसली, गलती से, मिस्टेकनली, इरोनियसली रिकॉर्डेड एट 740। तो गलत क्या है? गलत क्या है? 740। सही क्या है? 400। एक चीज स्टॉक के अंदर होनी चाहिए थी 470 की, गलती से लिख दी हमने 700, ये गलत हुआ, तो फिर ये भी गलत हुआ। अब क्या इसकी एंट्री चाहिए? भाई एक क्लोजिंग बैलेंस उठाकर लिखना है यहाँ पे और बैलेंसिंग नहीं निकलना है। वो क्लोजिंग में एक चीज गलत है, सिर्फ क्लोजिंग को सही करो, बैलेंसिंग सही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा ठहरो भाई ठहरो, इस 9500 में, ओह स्टॉक की बात करें, ये 8500 में, ये 8500 में एक चीज गलत है, वो कितनी है? 740 गलत पड़ा है कि दोबारा लिखना है, काट के दोबारा लिखना है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपने तरतीब वही रखनी है, ओपनिंग क्लोजिंग लिख रहे होने, और फिर 85 था ना, जरा जगह और बना लेते हैं जी। 8500 में एक चीज गलत है, वो कितनी है? उसको निकाल दो, और सही कितना है? तो प्लस माइनस नेट से ना किया करो, वो समझ नहीं आता, परेशान होते हो, सोचते हो गलती करते हो, बढ़ाना है कम करना है कितने से, सादा सी बात है। क्लोजिंग 8500 में एक चीज गलत पड़ी है, वो कितनी है? 740, निकालो बाहर। अब गलत निकल गया, चाहिए कितना था? 470, ऐड कर दो। ठीक है, अब ये क्या हो गया? चेंज होकर 8230। क्या इसकी एंट्री कोई है? क्या उसने कोई गलत परचेज रिकॉर्ड की थी जिसे रिवर्स करना है? नहीं, उसने कुछ नहीं किया था। हमने बैलेंसिंग परचेज निकालनी है, सिर्फ क्लोजिंग एडजस्ट करेंगे तो बैलेंसिंग अगर खुद ब खुद प्लस होनी है या माइनस होनी है वो हो जाएगी। बात समझ आई है? तो ये तो हो गया, ठीक, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कहता था इनवॉइस इज स्टिल अनपेड, ये मुसीबत ये पड़ी है, वरना सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को सही करते कि वो इंक्लूड, क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड ये आइटम। अगर वो क्या कह रहा है? द इनवॉइस इज स्टिल, अब इनवॉइस ही जो गलत थी, इनवॉइस गलत वाली इनवॉइस थी, 740 जहां रिकॉर्ड है और हमने कहा कोर्ट वाले के 740 देने हैं। ठीक है, हालांकि देने कितने थे? तो ये भी गलत है। हमने कहा अभी 9500 क्या हाल है? हमने कहा बस क्या बताऊं, एक फिगर है 740 की मेरे अंदर, गलत निकाल दो बाहर, टेंशन क्या है, निकल गई। सही कितना था? ऐड कर दो 470, ये कितना हो गया? 9230। बस ये सही किया तो परचेजेस खुद ब खुद सही आ जाएंगी। क्या कोई एंट्री रिक्वायर्ड है? जहन में क्या आता है? उसने एंट्री की होगी इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, गलत, तो इसको रिवर्स भी करते हैं, क्लोजिंग को एडजस्ट भी करते हैं। नहीं जनाब, एंट्री तो कोई भी नहीं हुई हुई, यहाँ पे सब कुछ हम कर रहे हैं। तो जब हम कर रहे हैं तो हमने तो गलत एंट्री नहीं की, हम जब क्लोजिंग को सही करेंगे अपनी बैलेंसिंग फिगर सही निकाल लेंगे। बात समझ आई है? ठीक है, तो रूल नंबर 1 लिखें, रूल नंबर 1 लिखें, अगर एंट्री रिक्वायर्ड ही नहीं, पहली क्लास में ये तीसरा रूल था, आपकी क्लास में पहला हो गया, चले, अगर एंट्री रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है ना, एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है ना, बोलो कि सिचुएशन क्या थी? अभी दूसरी सिचुएशंस पढ़ेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर एंट्री रिक्वायर्ड ही नहीं है और कहे क्लोजिंग इंक्लूड्स, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेना, और कहे क्लोजिंग इंक्लूड्स, लड़ाई तो इंक्लूड से ही होती है ना, पहले दिन समझाया था कि इंक्लूड लिखा हो तो एंट्री भी करो क्लोजिंग भी सही करो, तो ये क्या मुसीबत पड़ गई आज? तो लिखें अगर एंट्री रिक्वायर्ड ही नहीं, पिछली क्लास में ना ये सोच सोच के लिखा था, फिर मैंने लिखवा लिया आपके लिए, फटाफट सुन लो। अब अगर एंट्री रिक्वायर्ड ही नहीं और कहे, इन्वर्टेड कॉमास ये यहां नहीं लगे, उनको नहीं लगवाए थे, आप लगा ले, और कहे क्लोजिंग इंक्लूड्स, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा, तो सिर्फ क्लोजिंग एडजस्ट करेंगे, तो सिर्फ क्लोजिंग एडजस्ट करेंगे। हम आज रूल्स लिख रहे हैं ना,
तो जो आपने रूल नंबर 1 लिखा, ये लिख लिया सबने? आगे यूं ब्रैकेट बनाएं, ब्रैकेट में लिखें रेफरेंस, रेफरेंस ना भी लिखें तो ये रेफरेंस अब मैं बता रहा हूं कहां कहां ये काम हुआ। आप सबसे पहले लिखें पास पेपर 36 एडजस्टमेंट नंबर 4, टेस्ट वाली एडजस्टमेंट है। पढ़ता हूं साथ ही, कोई बच्चा अगर पेज बता देता काश, लेकिन इतने अच्छे कहाँ हैं आप लोग। पास पेपर 36 कौन से 351 पे एडजस्टमेंट है। 351 पे ये टेस्ट वाला सवाल है, सिर्फ नाम बदला हुआ था, ठीक है, इसीलिए दिया था कि ये कर लो आप ताकि फिर डिस्कशन में ये रूल बन जाए जी। पेज 351 पे, अच्छा आप ना भी ओपन करें तो आप पढ़ लें, सुन लें, मैं पढ़ रहा हूं। एडजस्टमेंट नंबर 4, अनपेड सप्लायर्स बिल्स एज एट 30 जून 18 इंक्लूड a bill of 320 which was mistakenly taken at 230। अब भाई एक बिल, वो लिस्ट से हमने टोटल उठा के क्लोजिंग लिखा हुआ है ना, उस लिस्ट में एक बिल गलती से उसने 320 के 230 या जो भी ले लिया, गलती है। क्या इसकी एंट्री रिक्वायर्ड है? कुछ नहीं, कोई एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है। ओरिजिनली कुछ भी नहीं करना कि हम इसकी एंट्री भी करें, जस्ट क्या करेंगे, क्लोजिंग एडजस्ट करेंगे, वो बैलेंसिंग खुद ही सही हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी सवाल किया पास पेपर 27, ठीक है। दूसरा रेफरेंस लिखें इस रूल के सामने, ये सवाल हमारे सामने ही है जी। पास पेपर 27 एडजस्टमेंट नंबर 3, ओके हो गया, डन। चल अच्छा जी सर, हम अकाउंट में करते थे कि डेबिट साइड अंडरस्टेटेड और स्टेटेड क्रेडिट साइड, इस तरह कर सकते हैं। वो ये अकाउंटिंग ही है, बहरहाल इंट्रो की बात कर रहे हैं आप। नहीं, वो सब कुछ हमने डबल एंट्री से किया होता था ना, तो कुछ गलत हो गया है जिसको सही कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई गलत एंट्री पास नहीं की हुई, समझे। हम ओपनिंग क्लोजिंग लिख के खुद डबल एंट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सही वाली चीजें एंटर कर रहे हैं, और कुछ गलत नहीं हुआ तो सिर्फ क्लोजिंग को सही करो, बैलेंसिंग सही आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कल हमने देखा था, किसी बच्चे ने कहा गलत करके रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं। मैंने कहा यार इंक्लूड के वर्ड में तोड़े ना, सारी फिगर सही गलत वाली लिख के फिर रेक्टिफाइंग कर ले। तो मैंने क्या कहा था, जब सभी कुछ खुद कर रहे हैं तो गलत करके सही क्यों करें, पहली बार ही सही लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप यूं ना कहें कि पहले गलत एंट्री करते हैं फिर रिवर्स कर लेंगे, क्यों भाई, करें ना कुछ, ठीक है। क्लोजिंग में बस बैलेंसिंग ही निकलना है, क्लोजिंग को सही करें, ओके। अच्छा जी, ये सवाल तो होने के करीब पहुंच गया, रूल जरा मुकम्मल कर लें। रूल 2 लिखें, ये तो हो गया ना अलग अलग थलग कि एंट्री रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। अब 2 केसेस बनेंगे, एंट्री रिक्वायर्ड है, हम देखेंगे सिर्फ एंट्री करके क्लोजिंग एडजस्ट करेंगे और सिर्फ एंट्री ही करेंगे, ये कब होगा, ये रूल 2 और 3 लिखने लगे आप, ठीक है। रूल 2 लिखे, अगर एंट्री रिक्वायर्ड है, ये पास पेपर 9 में हमने लिखा भी था, कि वही दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। इंक्लूडेड का वर्ड आए तो एंट्री भी करना, क्लोजिंग भी एडजस्ट करना, याद आ रहा है, यानी इसके रेफरेंस में पास पेपर 9 तो पड़ेगा ही, एक और सवाल डाल दूंगा, ठीक है। तो फिर जो पढ़े हुए सवाल अभी तक सिर्फ वो डाल लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे आते जाएंगे सवाल हम 1 2 3 करके रेफर कर लिया करेंगे इनको, ठीक है, ओके। तो लिखे, अगर एंट्री रिक्वायर्ड है, मिसाल के तौर पे बैड डेट हो गए, मिसाल के तौर पे अब नॉर्मल लॉस हो गया, तो एंट्री रिक्वायर्ड है ना, ये लिखना नहीं है, लिखना सिर्फ रूल है, ये सिर्फ समझा रहा हूं। मसलन बैड डेट एक्सपेंस है, एंट्री रिक्वायर्ड, लोग भाग गए, एंट्री रिक्वायर्ड, इन्वेंट्री जल गई, एंट्री रिक्वायर्ड, तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो लेकिन अगर एंट्री रिक्वायर्ड है और कहे क्लोजिंग इंक्लूड्स, इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर लो, अगर एंट्री रिक्वायर्ड है और कहे क्लोजिंग इंक्लूड्स, बोलो, तो एंट्री भी पास करेंगे, क्लोजिंग को एडजस्ट भी करेंगे। अगर कहे अगर एंट्री रिक्वायर्ड है और कहे क्लोजिंग इंक्लूड्स,
तो एंट्री भी पास करेंगे, क्लोजिंग को एडजस्ट भी करेंगे। अब आगे ब्रैकेट में आपने रेफर किया पास पेपर 9 मंसूर, याद है? उसकी एडजस्टमेंट आखिरी शायद सेकंड लास्ट थी, ई एडजस्टमेंट ई। पास पेपर 9 मंसूर वाला परसों किया था, एडजस्टमेंट ई, जहां पे लिखा था इंक्लूडेड इन डेटर्स इज एन अमाउंट ऑफ 14 विच इज कंसिडर्ड बैड डेट है। लोग भाग गए, एंट्री भी चाहिए और इंक्लूडेड का लफ्ज है तो क्लोजिंग भी। और दूसरा रेफरेंस इसका लिख लें, जो सवाल अभी किया नहीं है लेकिन चूंकि आपके होमवर्क में आज वो सवाल कौन सा वाला, पास्ट पेपर 20, पास्ट पेपर 28। इसके अंदर एडजस्टमेंट का नंबर तो कोई नहीं है मेरे पास असल में। हाँ, वो एडजस्टमेंट 1 कह सकते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट 1 के अंदर ही जिक्र आ रहा है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ क्लोजिंग इंक्लूड्स। ओह सॉरी भूल गया ये तीसरे के ऊपर आना है, माजरत काट दे। रेफरेंस सॉरी, अपने सवाल पे आए, निजाम वाले सवाल पे आए, जल्दी करें, निजाम में पड़ा। सॉरी पेज 351 पे वापस आए, निजाम वाला सवाल, निजाम बदलने वाला सवाल, नंबर 6 एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, पेज 351 नंबर 6 एडजस्टमेंट क्रॉस रेफरेंसिंग। मैं इतना फंसा हुआ इस वक्त, तुम एसी की तरफ खड़े हो जाओ ना, दीवार के साथ लग जाओ, डिस्टर्ब किया तुमने। जल्दी करो, टाइम मत जाया करो। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। एडजस्टमेंट 6 पढ़ रहा हूं, देखो ना डिस्टर्ब कर दिया तुमने। इन्वेंट्री एज एट 30 जून 18 इंक्लूड्स, यानी इंक्लूडेड का लफ्ज तो है, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 250 विच वर बैडली तबाह हो गई इन एन हादसा एंड हैव नो सेल वैल्यू। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होती है कैश डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट होती है ना। कैश जीरो भी हो सकता है पर एंट्री तो होती है ना। अब एबनॉर्मल लॉस की एंट्री है, एंट्री रिक्वायर्ड है तो एंट्री भी करेंगे, और इंक्लूडेड का लफ्ज है क्लोजिंग एडजस्ट भी करेंगे। इस सवाल में ऐसे ही किया होगा आपने, उम्मीद है टेस्ट के अंदर। बहरहाल पास पेपर नंबर 36 एडजस्टमेंट 6 समझ आ रहा है कि कोई ना? क्या 6 ही लिखा हुआ है? ये देखो, नजर नहीं आता, खुद को गलतियां मेरी निकालते हैं। इसकी एडजस्टमेंट, इसकी 27 की एडजस्टमेंट कौन सी थी? 3। ये लिखवा ही देता आपको मुझे। ओके जी, तीसरा और आखिरी रूल लिखें जी सर। चीज आसान अगर हो जाए कभी खुदा ना खास्ता तो शुक्र किया करो, चुप रहा करो। तीसरा रूल लिखें, अगर एंट्री रिक्वायर्ड है, ये दोनों एक जैसे हैं, बस इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ये वो पास पेपर 9 का जुमला जो मैंने पूरा नहीं किया था, ज़बानी पूरा किया था ना, ये दोनों रूल वही हैं। अगर इंक्लूडेड का लफ्ज लिखा है तो एंट्री भी करो और क्लोजिंग एडजस्ट करो। अगर इंक्लूडेड, अब जुमला पूरा क्या है, इंक्लूडेड ना हो तो सिर्फ एंट्री करो, क्लोजिंग एडजस्ट ना करो। तो ये तीसरा रूल वही है। लिखो तीसरा रूल, अगर एंट्री रिक्वायर्ड है, ब्रैकेट में लिख लो मसलन, अच्छा है वैसे, इसलिए मैं नहीं लिखवाया। मतलब बैड डेट लोग भाग गए, इन्वेंट्री जल गई, मिसालें लिखनी है ना, ठीक है जी। अगर एंट्री रिक्वायर्ड है और क्लोजिंग इंक्लूड्स नहीं लिखा, अगर एंट्री रिक्वायर्ड है और क्लोजिंग इंक्लूड्स नहीं लिखा, नहीं लिखा को सर्कल कर लो ताकि दूर से पता लगे। क्लोजिंग इंक्लूड्स नहीं लिखा तो सिर्फ एंट्री पास करेंगे, तो सिर्फ एंट्री पास करेंगे। इधर देखें, रेफरेंस पास पेपर पहले जो कर ली है वो 27,
गौर नहीं किया आपने, बैड डेट रिटर्न ऑफ आया था, बताया ना अभी, बैड रिटर्न ऑफ आया था, लेकिन हमने सिर्फ एंट्री पास की, क्लोजिंग को एडजस्ट। अब इसको कोई नंबर नहीं लगा सकता एडजस्टमेंट का, वैसे ऊपर ऐसे लिखा हुआ है बगैर एडजस्टमेंट के। बहरहाल पास पेपर 27 में आप लिख लो बैड डेट एक्सपेंस की जो एंट्री की, ठीक है ना, और उसके बाद लिखें पास पेपर 28 दानिश वाला सवाल, इसकी एडजस्टमेंट नंबर 1। यहाँ पे आप घर पे करेंगे आज जाके इंशाल्लाह। बैड डेट लिखा होगा, इंक्लूड का लफ्ज नहीं होगा, तो सिर्फ अब इसको 2-3 बार इन सवालों में घूम के देखना है आपने, इसको अच्छे तौर से समझना है आपने, फिर ये अप्लाई होता रहेगा आने वाले दिनों में। अगर क्लोजिंग इंक्लूड लिखा हो और एंट्री रिक्वायर्ड हो तो हम एंट्री भी करते हैं, क्लोजिंग को भी एडजस्ट करते हैं, और अगर क्लोजिंग इंक्लूड लिखा हो एंट्री रिक्वायर्ड ना हो सिर्फ क्लोजिंग को एडजस्ट करते हैं, और अगर एंट्री रिक्वायर्ड है क्लोजिंग इंक्लूड नहीं लिखा हुआ तो तरतीब बदल गई है बोलते हुए, बहरहाल हैं वही 3, ठीक है। रेफरेंस में आपको एडजस्ट, जब तक आप क्रॉस रेफर ना कर सके कोई फायदा नहीं है आपकी जिंदगी का। ओके चलें जी, वापस आ जाएं। अब पॉइंट नंबर 1 और 2 रह गए। देखें इधर 3 अकाउंट 4 चीजें हैं ही, वही 3 अकाउंट। इससे हमें परचेजेस मिलेंगी, लेकिन वो कहता है शर्त ये है कि इस परचेज को काट के इन्वेंट्री लिख लिया करो। हमने कहा वो कर लेंगे, नो इशू। बोलो इस सवाल की मुश्किल एडजस्टमेंट तो रहती है अभी, बोलो अभी तो मैं रूल बनाने लग गया। 930 सही है सर, फुटबॉल बना दूंगा तुम्हें जी। ये क्रेडिटर्स 13930। भाई कोई बात नहीं, खुद कर लेना कैलकुलेटर से। अब मैं हट जाऊँ तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? बहरहाल मुझे यहाँ पे खड़ा तो होना ही पड़ेगा ना लिखने के लिए। यहाँ से निकलेगा कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग, नहीं निकलेगा। खबरदार किसी ने कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग निकाला तो कॉस्ट ऑफ सेल, भाई शक है इनमें सम सॉर्ट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन। ये तो यतीम मस्कीन सा अकाउंट है आज, इधर तो जहन नहीं दो, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। यहाँ से तो ये कैसे कह लेंगे जी कुछ ओपनिंग था नहीं कुछ क्लोजिंग भी नहीं है, सारा ही मिसअप्रोप्रिएटेड ना, भाई इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी, इस तरफ मत लेके जाओ बात को। ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं था, ये तो ऐसे ही बना दिया मैंने आपकी डबल एंट्री पूरी करने के लिए। अकाउंट्स यही 3 है, तो बैलेंसिंग ना निकालना खुदारा, यही तो मसला था। कॉस्ट ऑफ सेल कहीं से भी लेके आओ मुझे नहीं पता, पर कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करके लाओ और फिर चेक करो कि क्या ये बैलेंस होता है या नहीं होता। अगर हो गया तो कहेंगे नो मिसअप्रोप्रिएशन, नहीं हुआ तो देयर इज अ मिसअप्रोप्रिएशन। ओके आगे बढ़े। इससे पूछा, इसने कहा बिस्मिल्लाह, सेल्स है बैलेंसिंग, खुश हो रहे हैं आप। कॉस्ट ऑफ सेल 1 मिनट में निकलेगी, 1 मिनट में निकलेगी 20520 बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारे पास। यस सर। अब टेंशन बस एक ही है, कैश सेल्स भी हैं क्रेडिट सेल्स भी हैं। आसानी ही होती अगर पॉइंट 1 ही सिर्फ दिया होता, तो पॉइंट 2 ना होता ना तो 1 मिनट का काम वाकई था, लेकिन पॉइंट 2 इसको थोड़ा सा और खराब कर रहा है। बहरहाल हम यहाँ पर अपनी ये सारी इलीगल वर्किंग्स थी, ये सारी इलीगल वर्किंग है, ठीक है। ये टाइम ज़ाया किया आप लोगों का, आप लोग आज आगे से मैंने कहा आपको लगे पढ़ रहे हैं, ज़्यादा सारा लिख दिया बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब ज़रा लीगल वर्किंग पे है नंबर 4, इसका नंबर भी हटाओ। वर्किंग बड़ा वर्किंग में आने का कैश आप कर रहे हैं जी। यहाँ पर हम डिफरेंट मार्कअप मार्जिन यूज करेंगे। टोटल जो सेल्स है, फिगर तो कोई नहीं है मेरे पास यहाँ पे, टोटल सेल्स में से वो कहता है कुछ कैश पे है कुछ क्रेडिट पे और कुछ गड़बड़ भी है। बहरहाल पढ़ते हैं 1 by 1। नॉर्मल सेल्स आर मेड एट कॉस्ट प्लस 20%, but sales to staff are made at cost plus। भाई अपने एम्प्लॉयज को सस्ती चीजें बेची जा सकती हैं, वैसे भी कैश पे वही सेल्स हैं 315, वो तो पता भी है। बहरहाल
हमें ये पता लगा, क्या पता लगा, ये पता लगा कि हमारी कैश सेल्स हैं जी, कैश सेल्स, हमारी क्रेडिट सेल्स भी है। थोड़ा फासला हो रहा, प्रेशर ब्रेक है। क्रेडिट सेल्स तीसरी बात में देखते हैं, पहले ये नॉर्मल बातें तो कर लें। अब अगर डिफरेंट मार्जिन है तो हम भी डिफरेंट इक्वेशंस बना लिया करते थे, हमें तो इससे कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी, याद है ना। 2 बार लिख देंगे, 3 बार गएगा 3 बार लिख देंगे, 4 बार गएगा 4 बार लिख देंगे, मैं क्या लिख दें हमारा, क्या कहते हैं नॉर्मल्स। पहले नॉर्मल बता दें। अच्छा, अगर कैश 315 की स्टाफ को की है तो बकाया पर नॉर्मल ही हुई ना। नॉर्मल सेल्स आर मेड एट कॉस्ट प्लस 100 किसको लें, प्लस कितना इज इक्वल टू, नहीं जी उसने कैश अलग से बता दी है तो बाकी क्रेडिट ही है, ठीक है। हाँ जी, नॉर्मली सेल्स आर मेड एट 20% एट कॉस्ट, लेकिन पहले वो कह चुका है, बल्कि आगे लिखा हुआ है बट सेल्स टू स्टाफ आर मेड एट कॉस्ट प्लस। अब ऊपर लिखा हुआ था सेल्स टू स्टाफ जो है वो कैश बेसिस पे, तो इस वजह से मैंने बाकी को क्रेडिट ही कहा जी। इसको भी थोड़ा वसी और ईज लिख लें जी। कैश सेल्स के बारे में क्या कहता है जी, कॉस्ट प्लस 10 1 2, ठीक हो गया। हमें सेल्स चाहिए, उन्होंने कहा कैश सेल्स जो हैं, मैंने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स, 1 मिनट का काम है, यहाँ से तो सेल्स से निकल आएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आसान काम है, बाद में करते हैं। एक सेल्स इस सेल्स से कॉस्ट से निकल सकती है, 1 मिनट का काम, चलो लिखना तो लिख लेते हैं। ये लो, रिक्वायर्ड क्या है, सेल्स, गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ, गिवन अमाउंट की परसेंटेज क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, सेल्स, सेल्स की परसेंटेज 10, आंसर बता दो। कॉस्ट गिवन है, सेल गिवन है, ओके जी। 100 into 105 जी। शोर मत मचाएं प्लीज, क्या फजूल हो गया। 315 सेल्स है, इसकी परसेंटेज 105 है। हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये बता देना। आप फजूल में पता नहीं क्या कही जा रहे हैं। आप कहे फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ सेल रिक्वायर्ड है, सेल मत लिखें। 100 यही हो गई। आप सुनते जाए, चुप करके समझ आए तो ठीक है, नहीं सुना हाँ ना, नहीं पता, नहीं पता, नो, मैं रुस गया हूँ। पॉइंट 2 पढ़े, अबाउट पढ़े, नहीं हूँ, नाराज हो सकता हूँ आपसे, नाराज। हाँ अच्छा चले प्लीज, टाइम कम है, जुम्मा भी आज। अबाउट 4% ऑफ द परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर वर एंड हैड टू बी सोल्ड एट, डिफेक्टिव सेल्स भी हैं, डिफेक्टिव सेल्स। ये ना मैं लिखने ही लगा था यहाँ पर ना मैं लिखने ही लगा था 200 कितना लिखा 20520, लेकिन मसला ये है कि कुछ और सेल्स भी हैं, वो कैश तो है नहीं, जो कैश सेल्स तो बताई हुई हैं, तो फिर वो क्रेडिट ही है। अब वो क्रेडिट है तो वो इसी के अंदर ही शामिल है, इसलिए अभी ये क्वेश्चन मार्क। ओके ठीक है। डिफेक्टिव सेल्स के बारे में क्या कहते हैं मोहतरम, तो कहते हैं कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकली, हमने खरीदी थी और दे हैड टू बी सोल्ड एट
30% बिलो। अब नॉर्मल 105 है या 120 है? 120 को फाड़ लेंगे और यहाँ कहीं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ मैं, होमवर्क वाला करता हूँ। इधर देखें, नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है? डिस्काउंट कितना दिया? देखें डिस्काउंट कितना दिया, बोलो, फिर पढ़ लो ना। 4% ऑफ द परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर वर डिफेक्टिव एंड हैड टू बी सोल्ड एट 30% बिलो नॉर्म। तो कितना डिस्काउंट दिया? किसका? नॉर्मल का। ठीक है, यहाँ पे रूल लिखेंगे अभी हम। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार लगाएंगे और एक रूल लिखेंगे आइंदा की जिंदगी के लिए कि डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड at normal selling price. Discount rate is always applied on normal selling price. ठीक है जी, दसें जी कितना डिस्काउंट? 36। तो 84 is what? डिस्काउंट में कौन डिस्काउंट कैसे बोला? दूं उसके कान के नीचे आगे। डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट तो ये 36। फिर कहते हैं गुस्सा ना करो। डिस्काउंट सेलिंग, डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस। तो इधर देखें, ये सेल निकालने के लिए ये वर्किंग की आपने। डिस्काउंटेड सेल प्राइस होनी है ना डिफेक्टिव गुड्स की। अब देखना जरा गौर से, सबकी तवज्जो चाहिए। कितना? 84। रूल लिख लिया हमने कि डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा किस पे अप्लाई होती है। अब मुझे बताओ, ये जो चीजें 84 की बेची हैं, क्या ये मिल भी सस्ती गई होंगी? ऐसा कोई जिक्र नहीं है। 100 अपनी जगह पे था, नुकसान हुआ हमें। ठीक है, नुकसान हो गया जी। क्यों? चीजें खरीद के लाए थे 100 रुपए की और वो आते हुए रास्ते में टूट गई। तो फिर अब वो 120 क्या 100 पर भी लेने को कोई तैयार नहीं, मजबूरन 84 की बेचनी पड़ी, नुकसान हो गया। हो जाता है। ठीक है, ओके, चले। हाँ जी, जिंदगी का हिस्सा है, नुकसान हो जाता है। तो रिजल्ट आ रहे हैं। अल्लाह चलिए फिर। ओके क्वेश्चन मार्क पड़ा हुआ है। एक सेल निकल आई है और आगे कुछ भी नहीं, कुछ तो हो। यहाँ 20 520 लिखना चाहता हूं, ये अड़ंगी दे देता है। इसके पास आता हूं, इसको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, 4% काहे का? जरा अंडरलाइन कर लो। अबाउट 4% ऑफ द परचेज ड्यूरिंग द जी, परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकल चुकी है। देखो परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? 13930। ये है परचेज ड्यूरिंग द ईयर। इसका 4% कितना बनता है? 555। ये 557 की चीजें परचेज का 4%, ये हैं जो डिफेक्टिव है। ऐसे ही है। अब जरा गौर से मेरी बात सुनो, मुझे बताओ 13930 की जो चीजें खरीदी उनकी कॉस्ट कितनी है? मेरे सवाल का जवाब दो। 13930 की जो चीजें खरीदी उनकी कॉस्ट कितनी है? बात ही समझे। 13930 की जो चीजें खरीदी उनकी कॉस्ट कितनी है? तो पूछो ना मुंह से, तुम भी पूछ लो, तुम भी बोल लो, बोलो। 13930 की जो चीजें खरीदी उनकी कॉस्ट कितनी है? उनमें से 557 की खराब निकली, उनकी कॉस्ट कितनी है? 557। तो कॉस्ट गिवन थी असल में, यहाँ पे ये बताना चाह रहा था, ये 557। तो सबसे पहले आपने ये फिगर कैलकुलेट की। अब जैसे ही कॉस्ट आई, ऊपर मार्जिन मार्कअप नजर आ रहा है। हाँ, वैसे चैड़े हो गए, चैड़े। और आपने यहाँ पे लिखा, लो जी अब तो घर की गेम हो गई है। रिक्वायर्ड क्या है? सेल्स। गिवन है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल की परसेंटेज ऊपर देखो 100 है और सेल की परसेंटेज 84। आंसर इज 468 कर लेना जी। ये क्या कॉस्ट से कम सेल?
नुकसान तभी होता है ना कि आपने 100 की चीज खरीद के 86 की बेची है, तो कॉस्ट से कम ही होनी थी सेलिंग प्राइस। लो जी, मुबारक 468 सही है, ठीक है। चलो अब जब ये 468 आ गया तो अब वो ये नंबरिंग करते जाए ना, घर जाके तो याद ही नहीं आना जी। 20,500, 20 भी खुश हो गया, ऐसे सीधा तान के चल रहा है। और वो क्या कह रहा है, हाँ अगर ये 600 468 है तो इधर आओ ना जरा, फिर 20,520 कह रहा है। मेरे में से ना इनमें डिफेक्टिव को जरा साइड पे करो। टोटल कितना बना? 200। ये फिर क्या बच गई? नॉर्मल। मेरा उधर जाके मिक्स हो रही है जी। 20520 था, इसमें से 4 सेल्स में सेल्स माइनस करनी है, इसे कॉस्ट में कर देना। 468 माइनस किया तो 20052। ये जी नॉर्मल सेल्स आ गई जो क्रेडिट में ले आओ। 2 मजे का सवाल था ना। 20052 ये आपने कैलकुलेट किया नंबर 3 पे, किया हुआ है ये नीचे होता है। अब जैसे ही आपको सेल नजर आई, हाँ मेरा आप तो भाई मसला ही कोई नहीं, आप तो हाँ जी अन्नी मचा दीजिए। परसों भी इंशाल्लाह, मंगल को भी मचाएंगे इंशाल्लाह मचाएंगे जी। रिक्वायर्ड क्या? कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, सेल गिवन अमाउंट की परसेंटेज है 120, रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज है 100, तो आंसर 16710। ठीक हो गया जी। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 16710 नंबर 4 पे। ये मैंने नंबरिंग की है कि जिस तरतीब से आपको ये क्वेश्चन मार्क्स रिमूव करना पड़े, ठीक है। अच्छा जी, वैसे जरा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल का हो सकता है अब मेरे ख्याल से। ये देखिए कॉस्ट ऑफ सेल, ये 3 सेल्स ही थी ना, तीनों की कॉस्ट अलग अलग निकल आई। जरा इनका टोटल कर लो। 17567। अच्छा वैसे सेल का टोटल भी कर ही लो, लेकिन इस 20835 को वहां लिखने की जरूरत नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं था। हमारे लिए रिक्वायर्ड फिगर कौन सी है? 17567, क्योंकि ये क्या है? बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये फिगर निकल आई है, बड़ा आया है इन्वेंट्री का लेजर। कौन सी वर्किंग में निकाली है? 4 में कितनी? 17567। अच्छा अब उठाओ कैलकुलेटर और बता दो मीरा को कि देयर इज नो मिसअप्रोप्रिएशन। जल्दी करो, हरी अप, बता दो उसको कोई मिसअप्रोप्रिएशन नहीं, कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है। लेजर तो बैलेंस है नहीं क्या? इस तरफ 6,33,000 की जुराबें ले गए हैं सिर्फ। ओह माय गॉड। इधर लिखा हमने मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस रिजल्ट से पहले 3 दिन एडजस्टमेंट्स को गा गा के कर रहे हैं आप जी। बोले 633। इसको आप एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हैं, इसको आप इन्वेंट्री स्टोलन भी लिख सकते हैं। पर मिसअप्रोप्रिएशन एक सेफ लफ्ज है। मैं चाह रहा हूं ऐसे ही कि जरा जल्दी से वो एंट्री, हमें पता ही है एबनॉर्मल लॉस इन्वेंट्री की एंट्री क्या होती है, बोले जरा। एबनॉर्मल लॉस डेबिट नहीं, एक्यूमुलेशन नहीं आता, कैश या एंट्री पूरी पूरी रिवाइज किया करें ताकि याद हुआ करें चीजें। क्या है? रिसीवेबल डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। कितने पैसे दिए इंश्योरेंस वालों ने? कितनी इन्वेंट्री गई? सारे के सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग एंड नॉर्मल लॉस। एंट्री देखो, मिसअप्रोप्रिएशन एक्सपेंस किसका? इन्वेंट्री का 633 से, डेबिट और इन्वेंट्री 633 से। लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं था, तो आपको समझाने के लिए किया। अब यहाँ पे ये लिखना था
लॉस इनकर्ड बाय मुनीरा ऑन अकाउंट ऑफ स्टॉक मिस एप्रोप्रिएशन इज रुपीज 633,000 करो, अब ऊपर 1000 नहीं लिखा हो। और कहा वर्किंग 2 में एग्जाम में सब देख लें, हमने कैलकुलेट किया। ओके, होमवर्क करके आइएगा और इसको बार बार देखिएगा। इसको ये तो कभी कभी होता है ऐसा काम, मेरा जवाब है।